नमस्कार, abplive.com पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और आप देख सकते हैं मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं सी वोटर के प्रमुख यशवंत देशमुख। यशवंत मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट का राज देश जानना चाहता है क्योंकि आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री 10 नवंबर को नतीजे आने हैं। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, न सिर्फ सी वोटर के बल्कि दूसरे चैनल्स पर भी हम देख रहे हैं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। यशवंत, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? आपका आंकलन क्या कह रहा है? देखिए रोमाना, मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूं कि चुनाव में चुनाव भारत के चुनाव, अमेरिकी चुनाव की हम दुर्गति देख रहे हैं और भारत के चुनाव में बिहार का चुनाव। और आकलन करने में जब हम हाथ खड़े करते हैं कि नहीं भाई साहब, बिहार ऐसी जगह है जहां ब्रह्मा भी आ जाए तो हाथ जोड़ के चले जाएंगे, ये स्थिति वो है। गजब कांटे का चुनाव है। अच्छी बात यह है, मुझे मजा आता है, ठीक है, इसमें रिस्क होते हैं बहुत सारे कॉल लेने में, जब बहुत आपको कांटे की टक्कर दिखे। लेकिन कुछ चीजें तो बहुत क्लियर है। 3 महीनों से हमारे ट्रैकर में हम लोग लगातार कह रहे थे कि इतनी जबरदस्त नाराजगी, इतना जबरदस्त गुस्सा जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और एनडीए में जेडीयू के खिलाफ। एक बड़ी अजीब सी स्थिति होती है जब किसी सरकार के खिलाफ गुस्से की नाराजगी हो और पूरी सरकार डूबे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे 2 बिहार में चुनाव हो रहे हैं। एक वो बिहार जहां जेडीयू चुनाव लड़ रहा है और एक वो बिहार जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो ये 2 अलग अलग बिहार हो गए, एक ही अलायंस में हो करके भी ऐसा विचित्र चुनाव जरा सा हमने कम ही देखा है। तो जितने अभी तक आंकड़े आप देख रहे हैं सामने, जो भी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें बहुत क्लियर है कि जनादेश जेडीयू के खिलाफ है। मैं एनडीए के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं रेमाना, क्योंकि अगर जनादेश एनडीए के खिलाफ होता तो तंबू बीजेपी का भी उखड़ गया होता। लेकिन शायद वो तंबू बीजेपी का उखड़ने से शायद प्रधानमंत्री की इमेज ने बचा लिया, लेकिन वो उनकी इमेज या उनका जो पूरा काम है वो पूरी तरीके से अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जेडीयू को नहीं बचा पाया उतना ज्यादा। तो जेडीयू के हिस्से की मेजर सीटें कम हो रही है रोमाना, और बीजेपी कितना भी कर ले स्ट्राइक रेट, वो उसको इतना नहीं बचाने की कामयाब हो सकता कि जिसमें लगे कि नहीं क्लियर कट अब सरकार बन गई। तो मामला जो है वो ऐसा अजीबोगरीब अटका है जिसमें हम कुछ बातें कह सकते हैं कि ये जनादेश जेडीयू के खिलाफ है, जिसमें जबरदस्त छलांग आरजेडी की लग रही है। लेकिन ये जनादेश बीजेपी के खिलाफ नहीं है। इस जनादेश में बहुत बड़ी भूमिका एलजेपी के वोट कटवा होने की है, और क्योंकि वो एलजेपी जो वोट ले रहा है वो दरअसल बीजेपी का ऐसा वोट है जो जेडीयू को न जाकर के एलजेपी को जा रहा है। इस नाते इस वोट को प्रो आरजेडी वोट भी नहीं कहा जा सकता। तो कहीं ना कहीं इस जनादेश की व्याख्या करने में लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है। अच्छा, आपने अपने इस जवाब में, मैंने बहुत सारे जो सवाल तैयार किए थे कि भाई चिराग पासवान वोट कटवा, इसके अलावा नीतीश कुमार का क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, या फिर अपनी रिटायरमेंट वाली बात करके आखिरी चुनाव की जो अपील है, इमोशनल कार्ड, वो भी फ्लॉप हो जाएगा। आपने कमोबेश कई सवालों के जवाब दे दिए और अब जिस तरीके की तस्वीरें आंकड़ों के जरिए उभर रही है, तो फिर सर यहाँ सवाल ये होता है यशवंत कि सिनेरियोस क्या होंगे? मुझे लगता है उन सिनेरियोस पर आपको बात करनी चाहिए। बिल्कुल, सिनेरियो जो दिखाई दे रहा है उसमें रोमाना की, एक तो हम लोग ने बताया था कि मार्जिनल सीट की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये मार्जिनल सीट्स की संख्या आज के फेज के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से वो और भी ज्यादा बढ़ती ही हमको दिखी, पिछली बार से घटी नहीं है। मैं अभी अपनी स्क्रीन पे यही आपके लिए निकालने की कोशिश कर रहा था, तो 41 और 36 यानी आप मान के चलिए 77 ऐसी सीटें हैं रोमाना जहां पे हार जीत का अंतर 3% से कम हो रहा है। यानी 1.5% का स्विंग अभी आंकड़े बदल देगा। और इसमें से 36 सीटें ऐसी हैं जहां 1% से भी कम, यानी आप मान के चलिए, गारंटी लीजिए कुछ सैकड़े वोट वाले हिसाब में वो होंगी। एक बात जरूर इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं डेमोग्राफिक ट्रेंड में, वो ये कि बड़ी तादाद में नाराज एनडीए वोटर वो जेडीयू वाली सीट पे चिराग पासवान को पार्क हो गए, उसके कारण जेडीयू को नुकसान हुआ। लेकिन महिलाओं में अभी भी प्रो एनडीए सेंटीमेंट बहुत क्लियर आ रहा है। ये एक विशेष बात है जी सर। एक सवाल मेरे मन में था, वो ये कि ये जो नाराजगी है जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए, ये हमने हर रीजन में देखी है बिहार के? जी, ये हमने हर रीजन में देखी है। ऐसा लगा है कि हर रीजन के अंदर 2 रीजन है, एक रीजन जो बीजेपी लड़ रहा है और एक रीजन जहां जेडीयू लड़ रहा है। बिल्कुल 2 फाड़ रोमाना है। और सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनाव में जो बेरोजगार का उभरा, और रोजगार के बाद में ऐसा लगा कि यूथ की जो भीड़ युवाओं की आपको तेजस्वी के सभाओं में दिखी, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि उन्होंने जो 18 से 24 वाली कैटेगरी है खासतौर पर,
फर्स्ट टाइम वोटर वाली, उसमें डेंट मारा है बहुत तगड़ा। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये डेंट ऐसा भी नहीं है कि जैसे जो अगड़ी जाति के युवा मतदाता हैं वो पहले अगर 100 में 20 जाते थे तो वो 100 में 30 जा रहे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन 100 में 80 भी नहीं जा रहे। ठीक है। तो ये डेंट पड़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो डेंट अक्रॉस द कास्ट लाइन पड़ी हो, जिससे कि सारा ही मामला, अगर अक्रॉस द कास्ट लाइन पड़ रही होती तो इस समय प्रोबेबली हम 2/3 या 3/4 बहुमत की बात कर रहे थे। हमने पिछले भी कार्यक्रम में आपसे कहा था कि जो ट्रैकर के हमारे आंकड़े हैं उसमें इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने से ये बहुत, अगर कोई और राज्य होता रोमाना तो मैं आंख मूंद करके कहता कि विपक्ष को 2/3 या 3/4 बहुमत मिलने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं कास्ट वाला ग्रुपिज्म और महिलाओं का टर्नआउट भी अच्छा हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो इज्जत बची रह जाएगी, जिसके कारण शायद ये कह रहे हैं कि हम अभी भी कांटे के मुकाबले में हैं, उसका श्रेय केवल महिला मतदाताओं को जाए। तो मतलब वो शराबबंदी वाला मुद्दा, कानून व्यवस्था वाला मुद्दा, वो सब कहीं ना कहीं वोटर के जहन में है। लेकिन ये जो गुस्सा है, जो नाराजगी है वोटर के जहन में, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या ये गुस्सा, नाराजगी, ये नेचुरल गुस्सा नाराजगी है या फिर इसकी बड़ी वजह आप तेजस्वी यादव को भी मानते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं इसे बनाने में, इसे भुनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस चुनाव में? वो रैलीज उनकी बड़ी बड़ी, उसमें भीड़, और चिराग पासवान का इसमें कितना बड़ा फैक्टर आप मानते हैं? देखिए, चिराग और तेजस्वी, इन दोनों का इस चुनाव में बहुत जबरदस्त रोल रहा। ठीक है, चिराग बहुत ज्यादा शायद सीटें नहीं निकाल पाएंगे और बहुत बड़ी, लेकिन रोल तो उनका रहेगा। हाँ। इसमें कोई संदेह नहीं। तेजस्वी यादव ने निस्संदेह मेहनत की है और उनकी सभाओं में जिस तरह से भीड़ आई उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। और उन्होंने बहुत ही समझदारी से अपने माता पिता के फोटो का इस्तेमाल भी नहीं किया, ताकि ये बात क्लियर थी कि लालू राबड़ी के नाम पे मुस्लिम यादव वोट तो उनको वोट पड़ ही जाएगा, लेकिन जो उनसे नाम से एलर्जी रख रहे हैं ऐसे लोगों को और ज्यादा दूर झटकने के बजाय वो अपने को आगे करे कि देखिए मेरे माता पिता जो थे वो थे, लेकिन मैं वो नहीं हूं, मेरी स्लेट बिल्कुल साफ है, मेरी स्लेट फ्रेश है, तो आप मुझे जनादेश देने का काम कीजिए। उस लिहाज से वो कैंपेन में गए और उसका उनको लाभ मिला है। एक बात और भी रोमाना, हम ये बात न भूले, युवाओं के केस में या बाकी भी, बिहार में 20% से ज्यादा मतदाता आज की तारीख में ऐसा है जिसको उस सो कॉल्ड जंगल राज की आज बिल्कुल याद भी नहीं है। वो लालू के समय पैदा भी नहीं हुआ था, लालू जी के राज्य में पैदा भी नहीं था, या दुधमुहा बच्चा था। तो लालू जी का साम्राज्य कैसा था, इसका आईना याद दिला करके आज की तारीख में एनडीए जो वोट मांग रहा था वो बिहार के 20% इलेक्टोरेट पे काम ही नहीं करता। तो शायद हो सकता है कि अच्छा प्रदर्शन करने का खामियाजा नीतीश कुमार को यह भी मिला हो कि लोगों के जहन में, दिमाग में उनका ही साम्राज्य रहा और पुराने से वो कंपेयर युवा नहीं कर पाए। लेकिन नीतीश कुमार के साथ में जो हुआ है, मुझे लगता है ना, उसका ज्यादा बड़ा नुकसान इन सब के बजाय शायद वो पलटू राम का चिप हो जाना वो हो जाएगा। हाँ। क्योंकि जब उन्होंने एनडीए छोड़ा तो बड़ी तादाद में बिहार जो बीजेपी का प्रशंसक था उसने नाराजगी मोल ले ली। जब उन्होंने महागठबंधन छोड़ के वापस बीजेपी में आए तो बीजेपी वालों ने माफ नहीं किया, लेकिन आरजेडी वालों ने दुश्मनी मान ली। तो आपने लगभग 90% बिहार को अपने से दूर कर दिया इस आया राम, गया राम, अल्टू राम, पलटू राम करने। और ऐसी स्थिति में आप केवल और केवल 10% अपने जो कुर्मी कोयरी वाले कोर वोट बैंक और थोड़ा बहुत मुस्लिम का जो वोट बैंक है उसके साथ में आप रह गए। हाँ, मैं मानता हूं कि महिलाओं का एक हिस्सा जरूर नीतीश कुमार के लिए आगे निकल के आया है। अब कितना वो इन आंकड़ों के बीच में कितना वो डैमेज बचा कर रोक पाएगा, ये चीज डैमेज कंट्रोल कितना होगा ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल जो अभी तक के आंकड़े दिख रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि नीतीश कुमार गहरे संकट में। सर, आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बिहार के इन चुनाव के अंदर तो मतलब ये क्या एक तरीके से नीतीश कुमार पर रेफरेंडम है, और ऐसे में मुद्दा, बड़ा मुद्दा जो आपको लगता है जिस पर बिहार आगे निकला है नीतीश कुमार के अलावा, वो क्या है इस बार वोट के लिए? मुझे लगता है ये पूरी तरह से नीतीश कुमार पर रेफरेंडम हो गया है। ठीक है। मुद्दा कहने के लिए रोजगार हो गया। ठीक है। कहने के लिए
लेकिन नाराजगी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का एनडीए छोड़ना और नीतीश कुमार का महागठबंधन छोड़ना, ये मौलिक नाराजगी बनी हुई थी। और सामने उसका क्या कहते हैं, रिवर्स माइग्रेशन हो चाहे लेबर का, या आपका कोरोना के कारण जो दिक्कतें आई हैं, या अभी बड़ी तादाद में जो बेरोजगारी का मुद्दा बन गया, ये मुद्दा भले ही बन जाए, लेकिन अंदर की जो फांस अटकी है, मुझे लगता है कि अंदर वो फांस किसी और चीज की है। आप जो बात कह रहे हैं सर, आजकल हाल के दिनों में वो एडवर्टाइजर्स के मुंह से हम लोग ब्रांड सिक्योरिटी की खूब बातें सुन रहे हैं। तो ऐसे में बिहार के अंदर जो सबसे बड़ा ब्रांड नीतीश था, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने उस ब्रांड सिक्योरिटी पर काम नहीं किया और ये उसी का खमियाजा है कि कभी महागठबंधन, कभी एनडीए और आज नीतीश कुमार के खिलाफ ये गुस्सा? बिल्कुल, नीतीश कुमार ने अपना ब्रांड मुख्यतः लालू के दुशासन के खिलाफ खड़ा किया। हाँ। कि लालू यादव का राज जंगल राज है, मेरा राज मंगल राज है। इस ब्रांड को उन्होंने खड़ा किया था। उस ब्रांड को उन्होंने डाइल्यूट किया जब उन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध करके और एनडीए छोड़ के वो जब गए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि उसमें उस ब्रांड इक्विटी में वो उस समय आपका अरिथमेटिक चल गया। मानता हूं अरिथमेटिक चला, इंपॉर्टेंट चला, इससे कोई इनकार नहीं। 2015 में जिस तरह से महागठबंधन का स्वीप रहा वो अद्भुत रहा, लेकिन या तो वो वहां चिपके रहते, अगर वो वहां चिपके रहते तो भी वो ब्रांड बना रहता, ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। आज की तारीख में ये दुखद स्थिति है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, कुछ भी कह लीजिए, नीतीश कुमार एक साफ सुथरे सुलझे हुए पॉलिटिशियन जनरली माने जाते रहे हैं, और उनके ऊपर कोई कुछ भी कहे, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप व्यक्तिगत रूप से नहीं लगा है। और भारत में कम मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको इतनी इज्जत और इतना प्यार जनता का मिला हो, इज्जत और प्यार दोनों, केवल कास्ट नहीं। और वो कतई कास्ट लाइन के ऊपर, भाई उनका कास्ट ग्रुप तो बड़ा छोटा है ना। बिहार जैसी कास्टिस्ट राजनीति करने वाले राज्य में इतने छोटे से कास्ट ग्रुप के साथ में कोई राजनीति कर ले जाए तो ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। तो जो नीतीश का ब्रांड है, मुझे लगता है उन्होंने अपने इस ब्रांड को खुद डैमेज किया। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और, अभी जिस तरीके से आपने कहा कि भाई वो जो जेडीयू से नाराजगी है, नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि बहुत सी जगह पर एलजेपी चिराग पासवान को, जो एनडीए का वोटर है, वो वोट दे रहा है। तो क्या माना जाए, मतलब वो चिराग पासवान यहाँ पर कामयाब हो गए भ्रम बनाने के लिए लोगों के मन में कि वो मोदी के हनुमान हैं, और बीजेपी इस भ्रम को दूर क्यों नहीं कर पाई? क्या जानबूझकर चिराग पासवान फैक्टर इस चुनाव में प्ले हुआ? मुझे लगता है कि हनुमान जी जिनको बनाया गया, उनको ये सोचा गया कि वो थोड़ी बहुत आग लंका में लगाएंगे। वो ये भूल गए कि लंका इस मामले में अयोध्या के अंदर सटी हुई थी। लंका जलते जलते अयोध्या का दहन हो गया जी। ये जो जरूरत से ज्यादा स्ट्रैटेजिक, बड़ी स्ट्रैटेजी बनाने के बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट जो बैठे हुए हैं, वो ये भूल गए कि असली लंका नीतीश कुमार नहीं है, असली लंका सामने वाला विपक्ष है। और अगर आप नीतीश कुमार को लंका बना रहे हैं तो नीतीश कुमार की लंका अयोध्या के जिले के अंदर आती है, और अगर वो आग लगेगी तो अयोध्या भी जलेगी। हुआ यही है। आग बुझाते बुझाते इन समझदार लोगों ने ज्यादा सोचा है कि हम आग कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए कि पब्लिक का जो गुस्सा है वो पेट्रोल की तरह होता है। वो अगर एक बार आग चिंगारी पड़ जाती है तो उसको कंट्रोल करना, भले ही कितना बड़ा दमकल विभाग नरेंद्र मोदी के ब्रांड का हो, आग को कंट्रोल करना वो मुश्किल है, वो नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज इस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है। अगर आप इस पूरे चुनाव में एलजेपी को एनडीए के अंदर कर दीजिए, केवल एलजेपी को एनडीए के अंदर कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि नतीजे कुछ और ही, बाजी पलट जाएगी। बिल्कुल बाजी पलट जाएगी जी, बिल्कुल। चलते चलते मुझे लगता है तो हनुमान जी ने लगाई लंका में आग, लेकिन हनुमान जी को ये आइडिया नहीं था कि ये वाली लंका जिला अयोध्या से सटी हुई है। बीच में ही, ठीक है। आग जो है फिर वो फैलती चली गई। ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, नतीजों के लिए 10 नवंबर का आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि अभी हम एग्जिट पोल के आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है, और फैसला तो 10 नवंबर को ही आएगा। लेकिन इन तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों के बीच फिर बिहार में सीएम पद की पहली पसंद कौन, ये आंकड़ा क्या कहता है? सीएम पद की पहली पसंद विचित्र तौर पे जो है वो अभी भी नीतीश कुमार थे आंकड़े में। ये फनी बात है, नाराजगी के बावजूद भी। लेकिन हाँ, ये कहना सही है
आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले वो 55%, 60% की रेटिंग में थे। इस समय वो 30% की रेटिंग है। जहां पे 5 साल पहले 5% पे आप के तेजस्वी यादव घूमते थे, अब वो 25 से 30% की रेटिंग में है। मुझे लगता है कि तेजस्वी एक पोल, एक ध्रुव बन गए हैं बिहार की राजनीति के, उनका सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, और चलते चलते मुझे लगता है आपको ये भी बताना चाहिए कि क्या कोई नए समीकरण इस बार बिहार में 10 नवंबर के बाद देखने के लिए मिल सकते हैं? कुछ चौंकाने वाला सियासी खेल आपको लगता है कि बिहार में हो सकता है? देखिए, अगर मामला अटक गया सबका, अगर किसी एक को बहुमत मिल गया क्लियर कट, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मामला अटका तो अटकने के बाद में उठापटक होने की संभावनाएं तो रहती हैं। अब उठापटक में जो सबसे कमजोर कड़ी होंगे उनको ज्यादा पकड़ने की कोशिश होगी, और उसमें मिला मिलू के मेरा मानना है कि कम से कम 10 से 15 सीटें तो ऐसे छोटे प्लेयर्स के हाथ में आ ही रही हैं, चाहे इक्का दुक्का, दो करके, जिनके ऊपर सबकी निगाह हो जाएगी। तो अगर उस उठापटक में आप चाहती कि बिहार न जाए, तो भगवान से मनाइए कि ये क्लियर हो जाए, इस तरफ या उस तरफ, जैसे भी होना है क्लियर हो जाए। अदरवाइज एक राउंड तो घुड़सवारी होने वाली है बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत हमसे बात करने के लिए। 10 नवंबर नतीजों के दिन एक बार फिर आपसे बात होगी। तो यशवंत देशमुख को आप सुन रहे थे एग्जिट पोल के आंकड़ों पर यशवंत का ये विश्लेषण। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।